मैं जब जागा तो खुद को एक बेहद ही अजीब और घने अंधेरे जंगल के बीच पाया। मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आखिर मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे। वो जगह चारों तरफ से रहस्यमयी पेड़ों और अजीब सी रोशनी वाले मशरूमों से घिरी हुई थी। इस भयानक स्थान को देवताओं द्वारा त्यागी गई भूमि के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि ये जगह न केवल घातक है बल्कि शापित भी है। यहाँ का हर कोना मौत का एहसास दिलाता था। लेकिन सच कहूं, जब मैंने अपनी आंखों से उन नज़ारों को देखा तो मुझे वो कोई शापित जगह नहीं बल्कि खेती के लिए एक बहुत ही शानदार और उपजाऊ जमीन लगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल थिंग्स नाम का एक सिस्टम प्रकट हुआ। उसने मुझे बहुत ही साधारण और सीधा सा काम सौंपा। इस जमीन से खरपतवार साफ करो, फसलें उगाओ और यहाँ एक खूबसूरत सा खेत तैयार करो। ये सुनकर मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है और मैंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जिसे मैं साधारण खरपतवार समझ रहा था, वे असल में विशालकाय और बेहद खतरनाक जादुई पौधे निकले। उनके भीतर से एसिड जैसा जहरीला रस निकलता था और उनके दांत किसी खूंखार जानवर की तरह नुकीले थे। मगर मेरे जादुई सिस्टम की नज़र से देखने पर वे मुझे बस थोड़े ज्यादा बढ़े हुए जंगली पौधों जैसे ही लग रहे थे। इसलिए मैंने बिना डरे उन्हें अपने नंगे हाथों से उखाड़ फेंका, भारी चट्टानों को रास्ते से हटाया और वहां मौजूद कुछ अजीब से कीड़ों को भी दूर फेंक दिया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मेरा खेत बिल्कुल साफ और समतल हो गया था। मेरी इस मेहनत के इनाम के रूप में मेरे खेत के ठीक बीचों बीच एक जादुई झरना फूट पड़ा। मैंने उस झरने के पानी की एक घूंट पी और विश्वास मानिए, वो अब तक का सबसे मीठा और ताजगी भरा पानी था जो मैंने कभी चखा हो। उस पानी को पीते ही मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मुझे लगा कि शायद इस पानी में बहुत सारे अच्छे खनिज और जादुई तत्व मौजूद हैं। रात के खाने के लिए मैंने उन उखाड़े हुए पौधों के ढेर से कुछ लाल कंद ढूंढ निकाले जो दिखने में बिल्कुल शकरकंद जैसे थे। मैंने आग जलाई और उन्हें भूनकर अपना पेट भरा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जमीन की गहराइयों में एक विशाल ड्रैगन सो रहा था। वो ड्रैगन पिछले 300 सालों से गहरी नींद में था और आज अचानक मेरी हलचल की वजह से जाग गया था। शायद ऊपर खेत साफ करते समय मैंने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया था। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन गर्म होने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई प्राकृतिक हीटिंग सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ गई कि मुझे चिंता होने लगी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पत्ता गोभी के बीज उगने से पहले ही जमीन में पक न जाएं। मैंने तुरंत अपना फावड़ा उठाया और गर्मी के स्रोत का पता लगाने के लिए खुदाई शुरू कर दी। जमीन के नीचे में किसी बेहद सख्त चीज से टकराया। तभी गंधक के धुएं का एक विशाल बादल उठा और सामने एक काले रंग की विशाल चट्टान दिखी जिस पर लाल रंग की लकीरें चमक रही थीं। अगले ही पल वो चट्टान धमाके के साथ फटी और उसमें से अब तक का सबसे बड़ा और डरावना ड्रैगन बाहर निकला। उसने जोर से दहाड़ मारी और मुझ पर आग उगलने के लिए अपना मुंह खोला। घबराहट में मेरा पैर आगे बढ़ा और गलती से उसके पूंछ पर पड़ गया। फिर मैंने अपनी थर्मस खोली जिसमें झरने का गर्म पानी था, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस थर्मस को देखते ही ड्रैगन बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी उगलती हुई आग को खुद ही वापस निगल लिया, जो दिखने में काफी दर्दनाक लग रहा था। फिर देखते ही देखते वो विशाल ड्रैगन सिमट कर एक छोटे से काले बिल्ली के बच्चे में बदल गया। मुझे उस नन्हे जीव पर दया आ गई। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं और मुंह खुला था। शायद उस गड्ढे के भीतर बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैंने उसे उठाया और अपनी थर्मस से उसे थोड़ा गुनगुना पानी पिलाया। अच्छा हुआ कि मैं हमेशा गर्म पानी साथ रखता हूँ, क्योंकि ठंडा पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। पानी पीते ही उस बिल्ली के बच्चे ने छटपटाना बंद कर दिया और प्यार से पुर की आवाज निकालने लगा। मैंने उसे सहलाया और फैसला किया कि ये मेरे खेत में रह सकता है और चूहों को पकड़ने में मेरी मदद करेगा। मैंने उसका एक प्यारा और साधारण सा नाम रखा, लिटिल ब्लैक। वो नाम सुनकर थोड़ा नाराज तो लगा, लेकिन फिर उसने धीरे से म्याऊं किया, जिसे मैंने उसकी हाँ मान लिया। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और घर की ओर चल दिया। अब जमीन भी पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। कल से हम मिलकर यहाँ पत्ता गोभी की फसल लगाना शुरू करेंगे। उस सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत ही अच्छा और स्फूर्तिदायक महसूस हो रहा था,
खेत के चारों ओर की हवा इतनी ताजा और साफ थी कि मानो हर सांस के साथ शरीर में एक नई ऊर्जा भर रही हो। इतनी शुद्ध हवा का अनुभव मुझे पहली बार हुआ था। मेरा नन्हा साथी लिटिल ब्लैक दरवाजे के पास पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे देखते ही खुशी से म्याऊं करने लगा। ऐसा लग रहा था कि महज एक ही रात में उसने मेरे खेत पर अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने जादुई सिस्टम में लॉगिन किया और आज का इनाम प्राप्त किया। चावल के बीजों का एक बैग और 2 गर्मा गर्म ताजे अंडे। चावल के दाने सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे और चमकदार थे और अंडे इतने गर्म थे कि ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी मुर्गी ने दिए हों। मैंने हमेशा से माना है कि अगर सामग्री अच्छी हो तो खाना भी लाजवाब बनता है। इसलिए मैंने नाश्ते में एग फ्राइड राइस बनाने का फैसला किया। मैंने झरने के जादुई पानी से चावल धोए और उन्हें पकने के लिए चढ़ा दिया। लिटिल ब्लैक ने भी मेरी मदद की और पतीले के नीचे अपनी आग से आंच जलाई। सच कहूं तो उसकी आग बहुत ही तेज और स्थिर थी, जो खाना पकाने के लिए बिल्कुल सटीक थी। जब चावल पक गए तो पतीले से सफेद धुएं का एक घना बादल उठा, जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने एक कटोरे में दोनों अंडे फोड़े, उन्हें जल्दी से फेंटा और कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर गर्म किया। फिर मैंने चावल और अंडों को एक साथ मिलाया और उन्हें तब तक पलटते हुए पकाया जब तक कि चावल का हर दाना एक खूबसूरत सुनहरे रंग में नहीं रंग गया। उस खाने की महक ऐसी थी कि जंगल के जंगली जानवर भी उसे सूंघकर शांत हो गए। मैंने लिटिल ब्लैक को उसके हिस्से का खाना एक अलग कटोरे में परोसा। उसने अपना सारा गर्व और ड्रैगन वाली अकड़ किनारे रख दी और बिना देर किए खाने पर टूट पड़ा। उसे इतने मजे से खाते देख मुझे बड़ी खुशी हुई। बस एक छोटी सी कमी रह गई थी, मेरे पास हरे प्याज नहीं थे। मैंने मन ही मन ठान लिया कि जल्द ही अपने खेत में हरे प्याज भी उगाऊंगा। नाश्ते के बाद मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। आज का मेरा मुख्य काम खेत के चारों ओर एक मजबूत बाड़ फेंस बनाना था, ताकि जंगली जानवर मेरी सब्जियों को नुकसान न पहुंचा सकें। जंगल में ब्लैक आयरनवुड के पेड़ थे जो बहुत ही सख्त और मजबूत होते हैं। बाड़ बनाने के लिए इनसे बेहतर लकड़ी और कोई नहीं हो सकती थी। मैंने लकड़ियां काटी और उन्हें एक एक करके जमीन में गाड़ना शुरू किया। ये काम थकाने वाला तो था, लेकिन मन को बहुत सुकून दे रहा था। तभी मुझे अपने पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि एक युवा लड़की, जिसने फटे हुए सफेद कपड़े पहने थे और जिस पर अजीब से काले दाग थे, वहां खड़ी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत या भयानक हादसे से गुजरी है। मेरा पहला ख्याल यही आया कि शायद वो कोई राह भटकी हुई यात्री है या फिर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। मैंने मदद की नीयत से अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी, चेहरे पर एक मुस्कान लाई और उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन शायद वो मेरा गलत फैसला था। मैं उसके जितना करीब जाता, वो उतनी ही ज्यादा डरती जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो और लड़खड़ाती आवाज में मुझे पास न आने को कहा। मैं वहीं रुक गया और जितना हो सके उतनी विनम्रता से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो घायल लग रही है और आराम करने के लिए मेरे घर के अंदर आ सकती है। मगर मेरी इन बातों ने हालात और बिगाड़ दिए। उसने मुझे राक्षस कहा और अपनी आत्मा को मुझसे बचाने की कोई अजीब सी बात कही। और फिर अचानक उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गईं और वो बेहोश होकर मेरे आधे बने हुए बाड़ के गेट के पास ही गिर पड़ी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा हाथ अब भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा हुआ था और मैं पूरी तरह से उलझन में था कि आखिर हुआ क्या। तब भी लिटिल ब्लैक धीरे से चलकर आया और उस बेहोश लड़की को देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब हम क्या करेंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी क्या हुआ। वो लड़की अचानक मेरे गेट पर ही बेहोश हो गई थी। मैंने उस बेसुध लड़की को अपनी बाहों में उठाया और उसे सावधानी से घर के अंदर ले गया, जहां मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। जब उसे होश आया तो वो तुरंत घबरा गई और पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझे राक्षस कहने लगी। मुझे लगा कि शायद चोटों और शरीर से काफी खून बह जाने के कारण वो अभी भी सदमे में है और उलझन महसूस कर रही है। मैंने उसे शांत करने के लिए झरने के जादुई गर्म पानी का एक कप दिया और उसे पीने के लिए कहा।
पहले तो वो उस कप को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें पानी नहीं बल्कि जहर हो, लेकिन फिर उसने एक ही बार में पूरा कप खाली कर दिया। उस पानी का असर वाकई में हैरान कर देने वाला था। देखते ही देखते उसकी चोटें मेरी आंखों के सामने भरने लगी। उसका सफेद पड़ चुका चेहरा फिर से गुलाबी और सामान्य होने लगा और उसके शरीर की कंपकंपी भी पूरी तरह से बंद हो गई। मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि झरने का पानी जादुई खनिजों से भरपूर था, जो शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे अच्छा था। उसने पहले तो खाली कप को देखा और फिर मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया हो। मैंने उसे मुस्कुराते हुए बताया कि अगर उसे और चाहिए तो पतीले में बहुत सारा पानी बचा है। मेरी इस बात ने उसे और भी ज्यादा भावुक कर दिया। वो अपने बिस्तर से उठी, मेरे सामने सम्मान में गहराई से झुकी और एक बहुत ही गंभीर और आदरपूर्ण आवाज में मुझे लॉर्ड लिन कहकर पुकारा। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि ये बस एक कप पानी था, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने बहुत ही सादगी से अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम लिन है, मैं एक साधारण किसान हूँ और यहीं रहता हूँ। उसने धीरे धीरे मेरे शब्दों को दोहराया और खुद ही सिर हिलाने लगी जैसे वो किसी बड़ी पहेली को सुलझा रही हो। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि उसने मेरी बात पर पूरी तरह भरोसा किया है। फिर मैंने उसकी स्थिति के बारे में सोचा। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कहीं जाने का रास्ता, और बाहर का जंगल खतरनाक और आदमखोर जीवों से भरा पड़ा था। उसे इस हालत में अकेले भेजना मुझे बिल्कुल गलत लगा। साथ ही मेरे खेत को भी काम करने के लिए कुछ और हाथों की जरूरत थी। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसे खेती का काम आता है। उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं उसे जो भी सिखाऊंगा वो खुशी खुशी सीख लेगी। वो काम करने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी। मैंने खिड़की से बाहर की ओर इशारा किया और उससे कहा कि अगर वो मिट्टी को जोतने और पलटने में मेरी मदद करे तो ये उसकी तरफ से मेरे उपकार का बदला होगा। ये सुनते ही उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे मैंने उसे कोई पवित्र मिशन सौंप दिया हो। लिटिल ब्लैक कोने से ये सब देख रहा था और फिर उसने अपना मुंह अपने पंजों के नीचे छिपा लिया, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि एक ड्रैगन मिट्टी खोदने का काम करेगा। नाश्ते के बाद मैंने तय किया कि अब दूसरे खेत की मिट्टी को पलटने का सही समय है। मैंने अपने लिए एक फावड़ा लिया और लुमिया लड़की का नाम को अपने टूल शेड से एक पुराना कुदाल दे दिया। उसने उसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कीमती और पवित्र वस्तु हो। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे लिए वो बस एक भारी पुरानी कुदाल थी। मैंने उसे खुदाई की बुनियादी तकनीक सिखाई। मजबूती से खड़े रहो, अपनी कमर का सहारा लो, पूरी ताकत के साथ कुदाल नीचे मारो और फिर उसे अपनी ओर खींचो। ये बहुत सरल था। यहाँ की मिट्टी असल में काफी नरम थी और एक बार सही लय मिल जाने पर इस पर काम करना काफी आसान था। लूमिया ने मेरी नकल करने की कोशिश की। उसकी पहली ही प्रहार से एक छोटा सा धमाका हुआ। हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। जंगल के पक्षी डरकर उड़ गए और उसने मेरे खेत में आधा मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे शांत रहने के लिए कहा। मैंने उसे समझाया कि हम मिट्टी जोत रहे हैं, कुआं नहीं खोद रहे हैं। मैंने उससे कहा कि वो जमीन से लड़ना बंद करे और खुद को जमीन का मालिक समझकर काम करे। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। इस बार उसका काम बिल्कुल सटीक था। साफ और सधे हुए प्रहार, एक बेहतरीन लय और मिट्टी बहुत ही खूबसूरती से पलट रही थी। मैंने उससे कहा कि उसके अंदर वाकई में बहुत हुनर है और उसे इसी रफ्तार से काम जारी रखना चाहिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो उस पल पर उम्मीद से ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। सच में वो बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की थी। 2 घंटे बाद पूरा खेत तैयार था। लूमिया पसीने से तरबतर थी और मिट्टी से सनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। मैंने लूमिया को अपने हाथ साफ करने के लिए एक साफ कपड़ा थमाया और मुस्कुराते हुए कहा कि आज दोपहर के भोजन में उसे इनाम के तौर पर रोस्ट वुल्फ, भुना हुआ भेड़िया खाने को मिलेगा। असल में लिटिल ब्लैक ने एक विशालकाय भेड़िए का शिकार किया था जो गलती से बाढ़ से टकरा गया था। उस भेड़िए का मांस इतना ताजा और बेहतरीन दिख रहा था कि उसे बर्बाद करना मुझे ठीक नहीं लगा। लूमिया उस विशाल जीव को बस टकटकी लगाकर देखती रही। वो भेड़िया आकार में किसी बैल से भी बड़ा था। फिर उसने बड़ी शांति से मेरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। मुझे लगने लगा है कि वो अब धीरे धीरे यहाँ की अजीबोगरीब चीजों और मेरे काम करने के तरीके की अभ्यस्त होती जा रही है।
दोपहर का भोजन वाकई में रोस्ट वुल्फ ही था और वो उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बना। मेरे खास मसालों और झरने के जादुई पानी में मैरिनेट करने के बाद मांस काफी सख्त लेकिन स्वाद में बहुत भरपूर हो गया था। लुमिया ने जब उसे चखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा कि ये उसके जीवन का अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। हालांकि मुझे लगा कि मांस थोड़ा कम वसा वाला लीन था, फिर भी उसका स्वाद लाजवाब था। खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने खेत की मिट्टी की जांच करने के लिए निकल पड़ा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर तो ठीक था, लेकिन खेत में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी महसूस हो रही थी। इन पोषक तत्वों के बिना मेरे ड्रैगन फैंग राइस की फसल कमजोर रह जाती और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए बोन मील हड्डियों का चूरा की सख्त जरूरत थी। मैंने लुमिया से कहा कि वो घर पर रुककर बर्तन साफ करे। फिर मैंने अपनी कुदाल उठाई और पहाड़ के पीछे घनी धुंध की ओर चल पड़ा। मैंने पहले ही चट्टानी ढलानों पर कुछ बड़ी और सफेद हड्डियां देखी थीं जो इस काम के लिए बिल्कुल सही लग रही थी। लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद मैं एक विशाल कंकाल खींचकर वापस लाया। वो लगभग 5 मीटर ऊंचा था, जिसके सिर पर 3 सींग थे और हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत थीं। उसे खींचकर लाना थोड़ा भारी काम था, लेकिन उसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी। सफेद, ठोस और एकदम सूखी। उर्वरक बनाने के लिए ये हड्डियां एकदम सटीक थीं। मैंने अपनी कुदाल उठाई और काम शुरू कर दिया। वो विशाल खोपड़ी किसी सूखे बिस्किट की तरह चूरा चूरा हो गई। सच कहूं तो मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा उम्मीद से कम थी। ये जीव जब जीवित था तब निश्चित रूप से इसने अच्छा खान पान नहीं किया होगा। 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वो पूरी हड्डी पाउडर बन चुकी थी। मैंने उस पाउडर को झरने के जादुई पानी के साथ एक पत्थर की चक्की में डाला और उसे पीस कर एक चिकना सफेद पेस्ट तैयार किया। फिर मैंने एक चम्मच की मदद से उस पेस्ट को पूरे खेत में समान रूप से फैला दिया। जैसे ही वो पाउडर मिट्टी में समाया, उपजाऊ जमीन से एक धीमी सी सुनहरी चमक निकलने लगी। अब मेरा खेत पूरी तरह से फसल लगाने के लिए तैयार था। मैं खड़ा हुआ, अपनी कमर को थोड़ा आराम दिया और मन में एक संतोष का भाव महसूस किया। कल मैं आखिरकार अपने ड्रैगन फैंग राइस के बीज यहाँ बो सकता था। तभी मैंने लुमिया की ओर मुड़कर कहा कि आज रात के खाने में मूली और पोर्क रिब का सूप, रेडिश एंड पोर्क रिब सूप बनेगा। मैंने पास में ही कुछ जंगली मूली देखी थी और मेरे पास पोर्क रिब का भंडार भी था। जब मैंने पोर्क रिब का नाम लिया तो लुमिया के चेहरे पर राहत के भाव थे। शायद उसे डर था कि कहीं रात को भी भेड़िया न खाना पड़े। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस बात को लेकर इतनी चिंतित थी। खेत में खाद डालने के बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे पास के जंगली इलाके में एक बड़ी सफेद मूली मिली थी जो दिखने में काफी अजीब थी। एकदम गोल, पीली और आकार में किसी छोटे मानव पुतले जैसी। दिखने में भले ही वो विचित्र थी, लेकिन उसका गुदा बहुत घना और रस से भरा था, जो सूप के लिए एकदम सही था। मैंने उसे छोटे टुकड़ों में काटा और उन पसलियों रिब्स के साथ डाल दिया जो पिछले आधे घंटे से धीमी आंच पर उबल रही थी। मैंने उसमें थोड़ा अदरक और झरने के पानी की कुछ बूंदें डाली और सबको एक साथ पकने के लिए छोड़ दिया। यह बहुत ही सरल रेसिपी थी, क्योंकि जब सामग्री अच्छी हो तो उसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। सूप से आने वाली महक वाकई में अद्भुत थी, इतनी समृद्ध और गहरी कि साधारण सूप इसके सामने कुछ भी नहीं था। मैंने लुमिया के लिए एक कटोरा भरा और उसे सावधानी से पीने को कहा, क्योंकि सूप काफी गर्म था। उसने सूप का बस एक घूंट भरा और जैसे वो सुन पड़ गई। फिर जैसे ही उसने मूली का एक टुकड़ा खाया, अचानक उसके शरीर से प्रकाश का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा जो सीधे आसमान की ओर गया। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसने 100 मीटर के दायरे में फैली सारी धुंध को एक ही पल में साफ कर दिया। लुमिया के शरीर से निकलते उस जादुई प्रकाश को देखकर लिटिल ब्लैक इतना हैरान हुआ कि उसके मुंह से उसकी हड्डी ही छूट गई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस तीव्र प्रकाश को देखते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे लगा कि लुमिया का शरीर वाकई बहुत कमजोर है। अगर सिर्फ एक कटोरा गर्म सूप पीने से शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होती है, शायद वो लंबे समय से कुपोषण का शिकार रही है और उसके शरीर में विटामिन की भारी कमी है। जैसे ही वो प्रकाश धीमा हुआ, लुमिया तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने बेहद भावुक होकर कहा कि वो अपना पूरा जीवन अब मुझे समर्पित कर देगी।
मैंने उसे फौरन खड़े होने को कहा और समझाया कि मैंने बस थोड़ा सा सूप बनाया था, इसके लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे सूप का दूसरा कटोरा थमाया और जोर देते हुए कहा कि उसे और अधिक मांस खाना चाहिए। वो बहुत दुबली पतली दिख रही थी और हड्डियों से मिलने वाला कैल्शियम उसके शरीर के लिए बेहद जरूरी था। हम तीनों ने मिलकर वो पूरा पतीला खत्म कर दिया। वो एक बहुत ही सुकून भरा और गर्मा गर्म भोजन था। खाना खाने के बाद मैंने पास की नीची जमीन की ओर देखा और फैसला किया कि कल मैं वहां एक मछली का तालाब खोदूंगा। खेत के सही विकास के लिए जलीय कृषि एक्वाकल्चर बहुत जरूरी थी। मेरी ये बात सुनते ही लिटिल ब्लैक ने अपनी एक आंख खोली। उसके चेहरे के भावों से मैं साफ समझ सकता था कि उसे पहले ही पता चल गया है कि खुदाई का सारा काम उसी को करना पड़ेगा। उस रात मैंने अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर आराम दिया, फिर बेसिन उठाकर दरवाजे के बाहर पानी फेंक दिया। अंधेरे में मुझे लगा कि कोई बड़ी सी चीज तेजी से वहां से गुजरी, शायद जंगल का कोई बड़ा चूहा रहा होगा। मैंने लूमिया से जल्दी सोने को कहा क्योंकि अगले दिन हमें तालाब की खुदाई शुरू करनी थी। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि लूमिया वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। उसने मेज पर एक पत्र छोड़ा था और साथ ही अपनी वो धातु की छड़ी स्टाफ भी, जिसके ऊपर एक चमकदार जादुई पत्थर लगा था। उसने इसे अपने रहने और खाने के बदले भुगतान के रूप में वहां छोड़ा था। पत्र बहुत ही औपचारिक और भावुक था। उसने मुख्य रूप से मेरा शुक्रिया अदा किया था और लिखा था कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, पर वो वापस जरूर आएगी और हमेशा मेरे लिए काम करेगी। मैंने पत्र को मोड़ते हुए सोचा कि वो कुछ ज्यादा ही विनम्र थी। आखिर वो बस कुछ समय का भोजन और फर्श पर गुजारी 2 रातें ही तो थीं। चूंकि लूमिया उसे छोड़ गई थी तो मैंने उस जादुई छड़ी को अपने पास रख लिया। वो काफी वजनी और बेहतरीन तरीके से बनी हुई थी, शायद असली सोने और चांदी की। उसके ऊपर लगा हुआ जादुई पत्थर बहुत ही बारीकी से तराशा गया था और वो किसी लैंप की तरह तेज रोशनी दे रहा था। मैं उसे लेकर चावल के खेत में गया ताकि अपने ड्रैगन फैंग राइस की जांच कर सकूं। फसल बहुत तेजी से और घनी बड़ी थी, लेकिन उनके सिर धान की बालियां इतने भारी थे कि कुछ पौधे नीचे की ओर झुक रहे थे। मुझे उन्हें सहारा देने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। मैंने अपने हाथ में थामी उस जादुई छड़ी को देखा। उसकी लंबाई और मजबूती एकदम सटीक थी और ऊपर लगी जादुई गेंद इतनी चिकनी थी कि उससे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मैंने सबसे भारी धान के पौधे के पास उसे मिट्टी में गाड़ दिया और घास की रस्सी से पौधे को उस छड़ी के साथ बांध दिया। कमाल की बात ये थी कि वो रात में भी चमकती थी, जिसका मतलब था कि वो कीटनाशक लाइट बग रिपेलिंग लाइट का काम भी कर सकती थी। ये वाकई बहुत ही व्यावहारिक और बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज साधन साबित हुआ। लिटिल ब्लैक काफी देर तक बिना हिले डुले उसे देखता रहा। मैंने उसे घूरना बंद करने और मछली का तालाब खोदने के लिए तैयार होने को कहा। वो तुरंत फुर्ती से उठा और बिना किसी शिकायत के खुदाई शुरू कर दी। शायद उसे पौधों का सहारा बनने से बेहतर मिट्टी खोदना ही लगा। लूमिया के जाने के बाद मैं फिर से अपने काम में जुट गया। खेत के लिए एक तालाब की जरूरत थी और पूर्व की ओर वो नीची जमीन इसके लिए एकदम सही थी। लिटिल ब्लैक ने वहां गहरी खुदाई की, तब तक जब तक कि वहां से ठंडा और गहरा पानी बाहर नहीं निकल आया। ये सामान्य झरने के पानी से थोड़ा गहरा था, लेकिन एकदम साफ और गंधहीन था। ये किसी उच्च गुणवत्ता वाले ठंडे झरने जैसा महसूस हो रहा था। ठंडे पानी में पाली गई मछलियों का मांस हमेशा सख्त और बहुत स्वादिष्ट होता है। अब सब कुछ एकदम सही था। तालाब की खुदाई पूरी होने के बाद जादुई सिस्टम ने मुझे इनाम के रूप में रैंडम फिश फ्राई पैक दिया। इसमें कई तरह की छोटी और सुनहरी मछलियां थीं। मैंने बिना एक पल भी गंवाए उन्हें तालाब के साफ और ठंडे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वे पानी के संपर्क में आईं, उनकी वृद्धि की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वे बड़ी हो गईं। वे मछलियां बहुत ही ऊर्जावान और फुर्तीली थीं और उनमें से कुछ तो इतनी शरारती थीं कि पानी से बाहर कूदकर लिटिल ब्लैक को ललकार रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे लड़ाई के लिए उकसा रही हों। मैंने पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उछलती हुई एक बड़ी मछली के सिर पर हल्के से थपथपाया, जिससे वो तुरंत शांत होकर वापस पानी में चली गई। वो एक बहुत ही स्वस्थ और बड़ी ग्रास कार्प मछली थी, जो आकार में सामान्य से काफी बड़ी थी। मैंने लिटिल ब्लैक को तालाब की रखवाली का काम सौंप दिया। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मछलियों को बाहर कूदने से रोके और भूख लगने पर उन्हें दाना डाले।
उसने बिना किसी बहस के अपनी ये नई ड्यूटी स्वीकार कर ली। शायद उसे चावल के पौधों का सहारा बनने से बेहतर मछलियों की रखवाली करना ही लगा। चूंकि तालाब तैयार था तो मैंने पहली बार मछली पकड़ने का फैसला किया। मैंने पास में पड़ी बेकार लकड़ियों से एक नुकीला भाला तैयार किया और तालाब की सबसे मोटी मछली को निशाना बनाया। वो मछली लगभग 25 किलो की थी और बहुत ही ताकतवर थी। उसे पकड़ने के बाद मैंने उसे अच्छे से साफ किया और रात के खाने के लिए वाटर बॉइल्ड फिश बनाने की तैयारी शुरू की। मैंने इसमें जंगल से लाए गए खास तीखे पहाड़ी मिर्च और खुशबूदार जादुई फलों का उपयोग किया। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो उसका परिणाम वाकई में अद्भुत था। वो मछली बहुत ही रसीली, कोमल और स्वादिष्ट थी। उस ठंडे पानी ने मछली के मांस को एक अनोखी गहराई और ताजगी दी थी, जो मिर्च के तीखेपन के साथ मिलकर एक बेहतरीन स्वाद पैदा कर रही थी। सच कहूं तो ये अब तक का सबसे लाजवाब भोजन था जो मैंने इस खेत पर पकाया था। लिटिल ब्लैक तो उसे देखकर इतना उत्साहित था कि खाना बनने के दौरान ही उसके मुंह से लार टपकने लगी थी। मैंने उसे एक बड़े बर्तन में आधा हिस्सा परोसा और वो अपनी नाक सूप में डुबोकर तब तक खाता रहा जब तक बर्तन साफ नहीं हो गया। खाना खाते समय मैंने गौर किया कि मछली के तराजू स्केल्स बहुत ही सख्त थे, बिल्कुल किसी धातु की तरह। मैंने उन्हें फेंकने के बजाय संभाल कर रख लिया। मुझे लगा कि ये लिटिल ब्लैक के सोने की जगह के लिए फर्श या मेरे घर की छत की टाइल्स के रूप में बहुत काम आ सकते हैं। जबकि मैं अपने शांत खेत में खुशी खुशी रह रहा था, मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। जंगल के बाहर साहसी यात्रियों एडवेंचरर्स का एक समूह मेरे बारे में सुनी सुनाई बातों पर चर्चा कर रहा था। अफवाहें थीं कि इस शापित भूमि में एक रहस्यमयी मास्टर रहता है जो पानी छिड़क कर ही दुश्मनों को हरा देता है। वे लोग अब घने धुंध के बीच मुझे तलाशते हुए मेरे खेत की ओर बढ़ रहे थे। लूमिया के जाने के बाद मैं अकेला ही काम कर रहा था, इसलिए जब मैंने बाड़ के पास कुछ अजनबियों को देखा तो मुझे सच में खुशी हुई। वे 3 लोग थे, एक कैप्टन, एक जादूगरनी और एक चोर। वे झाड़ियों में दुबके हुए बड़े ही डर के साथ मेरे खेत को निहार रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। वे बहुत डरे हुए लग रहे थे पर फिर भी हिम्मत जुटाकर अंदर आ गए। मैंने उनके स्वागत के लिए अपने बागान से ताजे लाल टमाटरों की एक प्लेट पेश की। वे टमाटर बहुत ही रसीले और मीठे थे। उनका डर दूर करने के लिए मैंने खुद एक टमाटर खाकर दिखाया, जिसके बाद उस कैप्टन ने भी एक टमाटर चखा। उसे खाते ही कैप्टन की आंखों में आंसू आ गए और उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से चमकने लगा। शायद उसे टमाटर की मिठास और ताजगी ने भावुक कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि वे घर जाते समय अपने साथ और भी टमाटर ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जरूरत से ज्यादा फसल थी। फिर मैंने उनसे एक छोटा सा काम करने को कहा। मैंने सुबह अपने धान के खेत से कौवों को भगाने के लिए एक पुतला स्कैरक्रो बनाया था। वो पुतला हड्डियों के ढांचे, एक पुरानी काली पोशाक और सिर के लिए एक कद्दू से बना था। हालांकि मैंने उस पर एक मुस्कान बनाई थी, फिर भी कुछ जिद्दी कौवे उससे डर नहीं रहे थे और अनाज चुरा रहे थे। मैंने उस जादूगरनी से पूछा कि क्या वो अपनी जादुई शक्तियों से इस पुतले को थोड़ा डरावना बना सकती है, जैसे कि इसकी आंखों में चमक या कुछ डरावना प्रभाव। वो खुशी खुशी मान गई और अपने जादू से उसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार हो गई। उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और पुतले पर जादुई चिन्ह, रूनेस और नक्काशी उकेरने लगे। वे बहुत ही शांति और सावधानी से काम कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे पूरे समय कांप रहे थे। मुझे लगा कि शायद पास के तालाब से आने वाली ठंडी हवा की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। जब काम पूरा हुआ तो वो पुतला पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और डरावना दिख रहा था। कद्दू पर बनी मुस्कान अब किसी राक्षस की हंसी जैसी लग रही थी और उसकी आंखों से एक अजीब सी हरी चमक निकल रही थी। मैं उनके काम से बहुत संतुष्ट था। अब मुझे यकीन था कि कोई भी कौवा मेरे खेत के पास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पुतला जादुई शक्तियों से भरा हुआ और रक्षक की तरह खड़ा था। मैंने उन यात्रियों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें विदा करते समय इनाम के तौर पर ताजे टमाटरों का एक पूरा थैला दिया। वे जाने ही वाले थे कि अचानक मेरे मछली के तालाब से बहुत तेज शोर आने लगा। ये मछलियों के भोजन का समय था। मैंने उन अजनबियों को तालाब तक चलने का न्योता दिया ताकि वे मछलियों को दाना खिलाने में मेरी मदद कर सकें। मैंने जंगल से कुछ बड़े लाल केंचुए इकट्ठे किए थे जो मछलियों के लिए सबसे बेहतरीन चारा थे। उनमें से एक यात्री बार्टन ने जैसे ही पहला केंचुआ तालाब में फेंका, मछलियां पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी।
वे बहुत ही फुर्तीली और ऊर्जावान थीं। तभी एक अजीब घटना घटी। तालाब की एक विशाल मछली को केंचुए से ज्यादा किनारे पर खड़े लोग स्वादिष्ट लगे। वो बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर उछली और सीधे जादूगरनी एली की तरफ लपकी। एली के पास संभलने का बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन मेरा नन्हा रक्षक लिटिल ब्लैक तैयार था। उसने बड़ी ही फुर्ती और आलस भरे अंदाज में अपने पंजे से मछली के सिर पर एक हल्का सा प्रहार किया। वो विशाल मछली हवा में ही पलट गई और वापस पानी में जा गिरी। उस घटना के बाद पूरा तालाब एकदम शांत हो गया। मैंने लिटिल ब्लैक को गोद में उठाया और उसका सिर सहलाया। वो वाकई एक बहादुर बिल्ली थी। मैंने उन यात्रियों को समझाया कि इन मछलियों को बस थोड़े अनुशासन की जरूरत है और लिटिल ब्लैक इनका ध्यान रखने के लिए काफी है। वे तीनों यात्री काफी डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। अचानक बार्टन को याद आया कि उसे घर पर कुछ बहुत जरूरी काम है। उसने सम्मान में मुझे सिर झुकाया और अपने साथियों को लेकर वहां से तेजी से भाग निकला। सच कहूं तो वे जितनी जल्दी गए मैंने उसकी उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था कि वे यहाँ का आनंद ले रहे हैं। खैर, वे अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे पुतले को ठीक किया और मछलियों को खिलाने में भी मदद की। मैंने तालाब में तैर रही उसी मछली को देखा जो अभी उछली थी और फैसला किया कि आज रात के खाने में साशिमी कच्ची मछली का व्यंजन बनेगा। लिटिल ब्लैक इस फैसले से बहुत खुश था। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो नजारा देखने लायक था। मेरा पूरा धान का खेत रातों रात बिल्कुल सुनहरा हो चुका था। धान के हर पौधे की ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा थी और वे अनाज के भारी दानों से लदे हुए थे। ये एक बेहद खूबसूरत दृश्य था। हालांकि पौधों के तने बहुत सख्त थे, शायद स्टील से भी ज्यादा मजबूत। मैंने कबाड़ खाने से एक पुरानी हैंसिया निकाली और कटाई शुरू की। वो हैंसिया काफी भारी और संतुलित थी, जिससे धान काटना बहुत आसान हो गया। 2 घंटे की मेहनत के बाद पूरा खेत कट चुका था और अनाज का एक विशाल सुनहरा पिरामिड तैयार हो गया था। अब गहाई थ्रेशिंग की बारी थी। मैंने लुमिया की छोड़ी हुई जादुई छड़ी को मिट्टी से बाहर निकाला। वो काफी समय से खेत में पौधों के सहारे के रूप में गड़ी हुई थी। उस छड़ी के ऊपर लगी जादुई गेंद एक बेहतरीन हथौड़े का काम कर सकती थी। मैंने अनाज को एक मोटे कपड़े पर फैलाया और लयबद्ध तरीके से उस जादुई छड़ी से पीटना शुरू किया। हर प्रहार के साथ उस छड़ी से तेज रोशनी की लपटें निकलती थीं, जिससे मेरा काम किसी उत्सव जैसा लग रहा था। उस शाम मैंने झरने के शुद्ध पानी के साथ ड्रैगन टूथ राइस का पहला बैच पकाया। इसमें किसी मसाले की जरूरत नहीं थी। वो चावल बहुत ही नरम, चिपचिपा और खुशबूदार था, जिसमें एक हल्की सी मिठास थी। वो अब तक का सबसे बेहतरीन चावल था जो मैंने कभी चखा हो। लिटिल ब्लैक को भी वो बहुत पसंद आया। उसने तो चबाने की जहमत भी नहीं उठाई और पूरा कटोरा बस कुछ ही पलों में साफ कर दिया। हमारी मेहनत का फल वाकई बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। अनाज की गहाई थ्रेशिंग के बाद लिटिल ब्लैक ने एक ऐसी डकार ली कि उसके मुंह से निकली आग की लपटों ने मेज के कपड़े को लगभग जला ही दिया था। मैंने उसे टोका और मुस्कुराते हुए अपना खाना जारी रखा। आज रात के खाने के बाद जब मैं बाहर के नज़ारे देख रहा था तो मैंने देखा कि खेत की बाड़ के बाहर कुछ धुंधली आकृतियां इधर उधर घूम रही हैं। लिटिल ब्लैक बिना किसी डर के तुरंत बाहर भागा ताकि उन अजनबियों का सामना कर सके। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और वहां जो देखा वो काफी हैरान करने वाला था। वहां 10 बुजुर्ग लोग खड़े थे जिन्होंने पुराने काले रंग के चोगे पहने हुए थे और उनके हाथों में हड्डियों की बनी छड़ियां थीं। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उनके चेहरे बहुत ही कमजोर और थके हुए लग रहे थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी पूछी और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वे सभी बहुत ही कुशल निर्माता, स्किल्ड बिल्डर्स थे। मुझे लगा कि ये एकदम सही समय पर आए हैं, क्योंकि मुझे अपने शानदार धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़े गोदाम वेयरहाउस की सख्त जरूरत थी। मैंने उनके सामने एक सौदा रखा। मैं उन्हें भरपेट भोजन दूंगा और बदले में वे मेरे लिए एक मजबूत गोदाम बनाएंगे। वे लोग भूख से इतने व्याकुल थे कि उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। उन बुजुर्गों ने कमाल की फुर्ती दिखाई। केवल 3 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मेरे खेत में एक बड़ा और आलीशान गोदाम खड़ा हो गया था। हालांकि उसका रंग और बनावट थोड़ी अजीब और काली थी, लेकिन वो बहुत ही मजबूत और वाटरप्रूफ था। उनके काम की कुशलता देखकर मैं दंग रह गया। मैंने भुगतान के तौर पर उन सबको जादुई ड्रैगन टूथ राइस के बड़े बड़े बॉल्स दिए। जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला निवाला लिया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिलेगा।
अगली सुबह जब मैंने अपने भरे गोदाम की ओर देखा तो मुझे बड़ी संतुष्टि महसूस हुई। अब मेरा अनाज सुरक्षित था। तभी मुझे अपनी एक नई समस्या का एहसास हुआ। टमाटर। मेरे बागान की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी और झरने का पानी इतना जादुई था कि टमाटर के पौधे उम्मीद से कहीं ज्यादा फल दे रहे थे। मैंने कल ही फसल काटी थी, पर आज फिर से पौधे भारी और लाल टमाटरों से लद गए थे। अगर मैं जल्दी कुछ नहीं करता तो वे सारे खेत में ही सड़ जाते। तभी मुझे एक बेहतरीन विचार आया, टोमेटो सॉस। इसे बनाना आसान था। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और ये लगभग हर खाने के साथ अच्छा लगता है। मैंने बास्केट भरी और रसोई में जुट गया। मैंने टमाटरों को अच्छे से धोया, उन्हें काटा और एक बड़े पत्थर के पतीले में डाल दिया। स्वाद और गहराई बढ़ाने के लिए मैंने उसमें जंगल से इकट्ठा किया गया शुद्ध शहद और ताजे खट्टे फलों का रस मिलाया। लगभग आधे घंटे तक धीमी आंच पर पकाने के बाद एक गाढ़ा और गहरे लाल रंग का सॉस तैयार हो गया, जिसकी महक पूरे घर में फैल गई थी। वो बाजार में मिलने वाले किसी भी सॉस से कई गुना बेहतर, मीठा और चुलबुला टैंगी था। मैंने उस सॉस को कांच के जार में भरकर सुरक्षित रख लिया। मैंने अपनी उंगली पर थोड़ा सा सॉस लगाकर लिटिल ब्लैक को चखाया। जैसे ही उसने उसे चखा, वो अचानक आकार में दोगुना बड़ा हो गया। उसका रंग गहरा लाल हो गया और उसके नथनों से आग की दो लपटें निकली, जिसने पास में रखे घास के ढेर को जला दिया। मुझे तुरंत उस पर पानी डालना पड़ा और मैंने जार पर एक नोट चिपका दिया। यह सॉस बहुत शक्तिशाली है। इसे केवल चटनी की तरह कम मात्रा में ही उपयोग करें। इतने सारे जार भरने के बाद भी मेरे पास काफी सॉस बच गया था। मैंने सोचा कि अगर कोई यात्री यहाँ से गुजरे तो मैं उसे ये उपहार के तौर पर दे दूंगा। मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया में मेरे टमाटरों ने तहलका मचा रखा है। वो टमाटर जो बार्टन अपने साथ ले गया था, राजधानी में 1.5 लाख सोने के सिक्कों की नीलामी में बिका था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। जादूगरों की संस्था के अध्यक्ष ने पहले ही मुझे तलाशने के लिए एक विशेष टीम तैयार कर ली थी। एक दिन जब मैं लिटिल ब्लैक के साथ मछली के तालाब की ओर जा रहा था तो मैंने अपने मुख्य द्वार पर 10 से ज्यादा बुजुर्गों को रेशमी कपड़ों में घुटनों के बल बैठे देखा। मैं पहले तो घबरा गया कि कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए, पर फिर मैंने महसूस किया कि वे मेरा सम्मान कर रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आया और उसने अपना परिचय एक यात्री विद्वान के रूप में दिया। उसने कहा कि उसने मेरी ख्याति सुनी है और वो मुझसे मिलने आया है। मैंने उन सभी को मुस्कुराकर भीतर आने का न्योता दिया। बैठने से पहले उन आगंतुक बुजुर्गों के समूह ने, जो किसी प्राचीन कबीले के ऋषियों जैसे लग रहे थे, बड़े ही सम्मान और श्रद्धा के साथ एक भारी पत्थर का संदूक मेरी ओर बढ़ाया। ये उनकी तरफ से एक विशेष भेंट थी, जिसे वे बड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ तक लाए थे। जब मैंने उस संदूक के भारी ढक्कन को धीरे से खोला तो उसके भीतर एक चिकनी नीले रंग की जादुई कांच जैसी गेंद रखी हुई थी। वो गेंद अपने आप में ही एक मंद रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, वो स्पर्श में बहुत ही ठंडी और ओस जैसी नमी से भरी महसूस हुई, मानो उसके भीतर पूरा का पूरा कोहरा समाया हुआ हो। मेरे जादुई सिस्टम ने तुरंत अपनी स्क्रीन चमकाई और मुझे जानकारी दी कि ये कोई साधारण पत्थर या सजावटी गेंद नहीं है, बल्कि एक अत्यंत दुर्लभ ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर, स्वचालित नमी प्रदान करने वाला यंत्र है। ये बिल्कुल वही चीज थी जिसकी मुझे इस समय अपने खेत के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र का मौसम काफी शुष्क और सूखा चल रहा था। अब मैंने जो सब्जियों के नए बीज बोए थे, उन्हें मिट्टी में पनपने के लिए निरंतर नमी की सख्त जरूरत थी। मैंने उन बुजुर्गों की उदारता को सराहा और उस कीमती उपहार के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद किया। क्योंकि वे बुजुर्ग एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद घनी धुंध को पार करके मेरे पास आए थे, तो एक मेजबान के तौर पर मेरा ये परम कर्तव्य था कि मैं उनका आदर सत्कार दिल से करूं। मैंने तुरंत अपने जादुई धान के आटे से कुछ ताजा और कुरकुरे टोस्ट तैयार किए और साथ ही अपने घर का बना हुआ वो गहरा लाल और गाढ़ा टमाटर का सॉस भी बाहर निकाला, जिसे मैंने जादुई टमाटरों से बनाया था। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन ताजगी से भरी दोपहर की चाय का समय था। उनके मन में छिपे डर और हिचकिचाहट को दूर करने के लिए मैंने टोस्ट के एक बड़े और गर्म टुकड़े पर उस सॉस की एक मोटी परत लगाई और पूरे विश्वास के साथ पहले खुद खाकर उन्हें दिखाया कि ये पूरी तरह सुरक्षित और स्वादिष्ट है। उन बुजुर्गों ने पहले तो थोड़ा संकोच किया और एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर उनके नेता ने, जिनकी सफेद दाढ़ी काफी लंबी थी,
बड़ी ही सावधानी से टोस्ट का एक छोटा सा निवाला लिया और फिर महज कुछ ही सेकंड के भीतर सब कुछ बदल गया। जैसे ही वो जादुई सॉस उनके गले से नीचे उतरा, उनके चेहरे की रंगत अचानक बदलने लगी और पूरे कमरे में एक अजीब सा शोर मच गया। उस बुजुर्ग नेता की आंखें अचानक धधकते अंगारों की तरह लाल हो गईं और देखते ही देखते उनकी लंबी दाढ़ी के सिरों से आग की छोटी छोटी लपटें निकलने लगीं। बाकी लोग भी इस जादुई सॉस के प्रचंड प्रभाव से अछूते नहीं रहे। उनके शरीर से एक दिव्य सुनहरी चमक निकलने लगी जो कमरे की दीवारों को रोशन कर रही थी। कुछ लोग तो उस सॉस से मिलने वाली अपार ऊर्जा और खुशी के अतिरेक में जमीन पर लौटने लगे, तो कुछ की आंखें अचानक बंद हो गईं और वे वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गए, जैसे वे किसी बहुत गहरी साधना या ध्यान में चले गए हों। मुझे तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि यह सॉस इन साधारण इंसानों के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा है। मैंने बिना एक पल की देरी किए पास में रखा सब्जी धोने वाले पानी का एक बड़ा तसला उठाया और सीधा उस बुजुर्ग के चेहरे पर डाल दिया, जिसकी दाढ़ी में आग की लपटें बढ़ रही थीं। ठंडा पानी पड़ते ही वे थोड़े होश में आए और आग शांत हुई। कुछ देर बाद जब सब सामान्य हुआ तो वे सभी फिर से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोते हुए दैवीय आशीर्वाद और मुक्तिदाता के नारे लगाने लगे। मैं उनकी इस भक्ति को देखकर थोड़ा असहज हो गया और बार बार उनसे खड़े होने का आग्रह किया। आखिर मेरे लिए ये बस टोस्ट और टमाटर का सॉस ही तो था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए समझाया कि अगर उन्हें ये स्वाद इतना ही पसंद आया है तो रसोई के पतीले में अभी बहुत सारा सॉस बचा है और वे जाते समय अपने साथ कुछ बोतलें भी ले जा सकते हैं। मेरी ये बात सुनते ही उन्होंने पूरे जोश के साथ ऐसे जयकारे लगाया मानो मैंने पूरी दुनिया को किसी बहुत बड़ी प्रलय या आपदा से बचा लिया हो। जब वे लोग आदरपूर्वक विदा होकर चले गए तो मैंने एक लंबी और सुकून भरी गहरी सांस ली और अपनी थक चुकी कमर को थोड़ा सीधा किया। आज का पूरा दिन मेहमानों की खातिरदारी और इन अजीबोगरीब घटनाओं में काफी व्यस्त रहा था। तभी अचानक मेरी नजर पास के गहरे गड्ढे की ओर गई। वहां मेरा नन्हा रक्षक लिटिल ब्लैक कीचड़ में सिर से पैर तक पूरी तरह लथपथ होकर एक टेढ़ी मेढ़ी नाली से बाहर निकल रहा था। वो अपने मुंह से एक बहुत भारी और नुकीला पत्थर खींच रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट, उम्मीद और मासूम बेबसी थी। जब मैं मेहमानों के साथ घर के अंदर व्यस्त था तब लिटिल ब्लैक ने बिना किसी शोर के अकेले ही अपने पंजों से पूरे खेत के चारों ओर एक लंबी और गहरी जल निकासी वाली नाली ड्रेनेज डिच खोद डाली थी। वो इस कठिन मेहनत से बुरी तरह थक चुका था और अपनी पूंछ हिलाते हुए मदद के लिए मेरी ओर देख रहा था। मैंने उसे उस हालत में कीचड़ में सना हुआ देखकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसे प्यार से सहलाया। वो वाकई मेरा सबसे मेहनती और वफादार साथी साबित हो रहा था, जो बिना कहे ही खेत की जरूरतों को समझ जाता था। अब मेरा खेत जल निकासी और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ पूरी तरह से सुरक्षित और तैयार था। मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए छोटू लिटिल ब्लैक के कीचड़ से सने सिर को थपथपाया और कहा, शाबाश मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसने जो नाली खोदी थी वो बिल्कुल सीधी और गहरी थी। छाया में उगने वाली जड़ी बूटियों तक पानी पहुंचाने के लिए इससे बेहतर नाली और कोई नहीं हो सकती थी। छोटू इतना खुश हुआ कि अपनी पूंछ को इतनी तेजी से हिलाने लगा कि वो किसी नाव के प्रोपेलर जैसी दिखने लगी। पूरी सुबह मैंने खेत के एक नए हिस्से में गोभी के बीज बोने में बिताई, जिसे हाल ही में छोटू की मेहनत से सिंचाई मिली थी। जैसे ही मैंने पानी डाला, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते मात्र आधे घंटे के भीतर पूरा खेत हरी भरी गोभी से लद गया। उनकी पत्तियां शीशे जैसी पारदर्शी और पन्ने जैसी चमक रही थीं। जब मैंने उन्हें हल्के से छुआ तो उनमें से किसी धातु या कांच के बजने जैसी खनक सुनाई दी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये खाने लायक भी हैं। मैंने छोटू को एक पत्ती चखने के लिए दी। जैसे ही उसने उसे काटा, वो पत्ती तुरंत मीठे रस में बदलकर उसके गले से उतर गई। छोटू इतना उत्साहित हुआ कि जमीन पर लोट-पोट होने लगा और ज्यादा मांगने लगा। उसकी खुशी देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये सुरक्षित है। मैंने दोपहर के भोजन के लिए 3 गोभी तोड़ी और सिरके के साथ चटपटी स्टिर फ्राइड कैबेज और ब्रेस्ट पोर्क तैयार किया। वो खाना वाकई लाजवाब और सुकून देने वाला था। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे घर के बाहर 10 विशाल काले घोड़े सलीके से घुटनों के बल बैठे थे। उनके सिर जमीन पर झुके हुए थे और वे थर थर कांप रहे थे। पास की घास में काले कवच पहने कुछ लोग बेहोश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे रात के किसी समय अपने घोड़ों से गिर गए हों। ये घोड़े अद्भुत थे, मजबूत मांसपेशियां,
चमकदार खाल और शानदार कदकाठी। मेरे जादुई सिस्टम ने पुष्टि की कि इनका कोई मालिक नहीं है और ये शरण की तलाश में है। ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा था। मेरा खेत बढ़ रहा था और मुझे हल चलाने के लिए मदद की जरूरत थी। मैंने थोड़ी ताजी गोभी और टमाटर की चटनी ली और सबसे आगे वाले घोड़े को बड़े प्यार से खिलाया। पहले तो उसने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन स्वाद चखते ही उसने अपना पूरा सिर मेरे कंधे पर टिका दिया, जैसे कह रहा हो कि अब वो यहीं रहेगा। बाकी घोड़ों ने भी मजे से खाना खाया और काम के लिए तैयार हो गए। मैंने उन बेहोश योद्धाओं को घसीटकर जंगल के किनारे पहुंचा दिया और एक पर्चा छोड़ दिया कि अब घोड़े मेरे पास रहेंगे क्योंकि मुझे खेती में मदद चाहिए। साथ ही उन्हें अगली बार संभल कर सवारी करने की सलाह भी दी। दिन ढलते ढलते मेरे पास 10 नए मेहनती घोड़े थे। मैंने अपनी टोपी पहनी, एक छोटा चाबुक हाथ में लिया और सबको खेतों की ओर ले गया। मेरी जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। तभी सिस्टम ने मुझे एक और सरप्राइज दिया। मेरे घर के पीछे एक नया इलाका खुला जिसमें एक सुंदर मछली पकड़ने वाला तालाब था। मैं इस नई दुनिया में आने के बाद से एक बार भी मछली पकड़ने नहीं गया था। तालाब काफी बड़ा था, लगभग 200 वर्ग मीटर, जिसका पानी गहरा नीला था और जिसमें से समुद्र जैसी भीनी खुशबू आ रही थी। वहां मेरे बैठने के लिए एक छोटी स्टूल और बांस की छड़ी भी तैयार रखी थी। मैंने किचन में जाकर एक विशेष चारा बनाया, पिसे हुए चावल, हड्डियों का पाउडर और ढेर सारी टमाटर की चटनी। उसकी महक इतनी तेज थी कि मुझे यकीन था कि कोई न कोई बड़ी मछली जरूर फंसेगी। मैंने कांटा तालाब में डाला और धूप का आनंद लेते हुए सुस्ताने लगा। मैं लगभग नींद की आगोश में था ही कि अचानक छड़ी में एक जबरदस्त झटका लगा, जिसने मुझे लगभग स्टूल से नीचे ही गिरा दिया। छड़ी पूरी तरह झुक गई थी। उस पार जो कुछ भी था वो बहुत ही विशाल और ताकतवर था। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। बांस की वो लचीली छड़ी जबरदस्त तनाव के कारण कमान की तरह झुककर लगभग आधी हो चुकी थी। डोरी इतनी कस गई थी कि उससे निकलने वाली तीखी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने अपने दोनों पैरों को मिट्टी में गहराई से जमा लिया और छड़ी के हत्थे पर अपनी पकड़ फौलादी कर ली। अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए मैंने उसे पीछे की ओर खींचना शुरू किया। उस पल मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो मैं किसी मछली से नहीं, बल्कि पानी की गहराई में छिपे किसी प्राचीन और विशालकाय पेड़ को जड़ से उखाड़ने का मुकाबला कर रहा हूँ। अंत में मैंने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और एक आखिरी निर्णायक झटका दिया। उस प्रचंड प्रहार के साथ ही तालाब के शांत पानी का सीना चीरते हुए 10 मीटर ऊंचा एक विशाल जल स्तंभ आसमान की ओर उछला। उस पानी की फुहारों के बीच से कोई भारी चीज बिजली की गति से हवा में लहराई और मेरे पीछे हरी घास पर एक भारी आवाज के साथ जा गिरी। मैं अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। मैंने अपना जाल उठाया और बेतहाशा दौड़ते हुए उस ओर गया। मन ही मन उस मछली के स्वाद और उसे पकाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने घास को हटाकर देखा, मेरे होश उड़ गए। वहां कोई मछली नहीं, बल्कि एक सुंदर युवती बेसुध पड़ी थी। उसके लंबे नीले बाल उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर फैले हुए थे और वो जमीन पर पड़ी बुरी तरह खांस रही थी। मेरा कौंटा दुर्भाग्य से उसके होठों में ही फंसा रह गया था। मैंने कौंपते हाथों से बहुत ही कोमलता के साथ उस कौंटे को बाहर निकाला। ईश्वर का शुक्र था कि उसमें कोई घातक नोक नहीं थी जिससे वो गहरे जख्म से बच गई। मैंने तुरंत अपना साफ कपड़ा उसे दिया और अपनी इस अनजानी भूल के लिए बार बार माफी मांगने लगा। वो युवती शायद नदी के ऊपरी बहाव में कहीं गिर गई होगी और लहरों के साथ बहती हुई अनजाने में मेरे घर के पीछे वाले इस तालाब में आ पहुंची थी। जब उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसके गले से एक ऐसी डरावनी और फटी हुई आवाज निकली जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसका गला पूरी तरह छिल गया हो। इसके तुरंत बाद उसे खांसी का एक भयंकर दौरा पड़ा और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। बहते हुए पानी और कीचड़ ने उसके गले में बुरी तरह सूजन पैदा कर दी थी। उसकी खांसी की आवाज इतनी असामान्य और तेज थी कि मेरे जादुई सिस्टम ने तुरंत उसे उच्च आवृत्ति शोर की चेतावनी के रूप में दिखाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया और दौड़कर रसोई की ओर गया। सौभाग्य से हाल ही में मुझे इनाम के तौर पर कुछ जादुई स्नो पियर्स मिले थे। मैंने तुरंत आग जलाई और मिश्री के साथ नाशपाती का एक गुणकारी सूप तैयार किया। जब सूप धीमी आंच पर पक रहा था,
तब मेरा छोटा साथी लिटिल ब्लैक उस लड़की के पास जाकर उसे सस्पेंस भरी नजरों से निहारने लगा। वो लड़की उस काली बिल्ली को देखकर इतनी सहम गई कि उसकी धड़कनें जैसे रुक सी गईं। मैंने लिटिल ब्लैक को पीछे हटने को कहा और वो एक आज्ञाकारी साथी की तरह चुपचाप कोने में बैठ गया। मैंने बड़े धैर्य के साथ उसे एक एक चम्मच सूप पिलाया। धीरे धीरे उस अमृत जैसे सूप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। उसकी तकलीफ कम हुई और उसकी आवाज में फिर से वही जादू लौट आया। जब उसने अपना पहला शब्द कहा तो वो इतना सुरीला था कि लगा जैसे कोई मधुर वीणा बज रही हो। मैंने उसे अपनी एक सूखी और साफ कमीज दी क्योंकि उसके कपड़े पानी में रहकर बेकार हो चुके थे। उसने कृतज्ञता के साथ उसे स्वीकार किया और खुद को उसमें लपेट लिया। जब उसकी सांसें सामान्य हुई और उसकी आंखों का डर कुछ कम हुआ, तब मैंने उससे उसका परिचय पूछा। उसने अपनी रहस्यमयी नीली आंखों से मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा कि उसका नाम एरियल है। उसने बताया कि वो पानी की उन अथाह गहराइयों की निवासी है जहां सूर्य की किरणें भी रास्ता भूल जाती हैं और जहां केवल अनंत अंधेरा राज करता है। उसकी बातों ने मेरे मन में हजारों सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने अनजाने में ही सही एक अनमोल जान बचा ली थी। एरियल ने जब अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया तो मेरी आंखों के सामने एक अंधेरी और डरावनी जल जेल की तस्वीर उभर आई। उसकी हालत देख ऐसा लगता था जैसे उसने युगों से सूर्य देव के दर्शन न किए हों। उसकी रंगत किसी सफेद कागज की तरह बेजान थी और शरीर की कमजोरी साफ झलक रही थी। उसे इस हाल में देख मेरा दिल पसीने उठा। मैंने बड़े प्यार से उसे भरोसा दिलाया कि अब इस फार्म की सीमा के भीतर उसे कोई छू भी नहीं सकता। जब उसने बहुत ही धीमे और कौंपते स्वर में पूछा कि वो मेरी क्या सेवा कर सकती है, तो मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। वो कोमल काया भारी शारीरिक श्रम जैसे कुल्हाड़ी चलाने या बोझ ढोने के लिए बिल्कुल नहीं बनी थी, लेकिन जब उसने मछलियों के साथ अपने गहरे जुड़ाव की बात की तो मुझे लगा कि कुदरत ने खुद उसे मेरे पास भेजा है। मेरे फार्म के तालाब में रहने वाली घोष टूथ मछलियां इतनी खूंखार हो चुकी थीं कि वे लोहे की जाली तक को काट देती थीं। मैंने एरियल को तुरंत अपने तालाब की रक्षक और प्रबंधक नियुक्त कर दिया। उसे रहने के लिए एक आरामदायक कमरा, लजीज खाना और वही मान सम्मान दिया गया जो मेरे सबसे पुराने साथी लिटिल ब्लैक को मिलता है। जब मैंने उसे दोबारा वही मीठा और जादुई सूप पिलाने का वादा किया तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने उसी क्षण शपथ ली कि वो अपनी अंतिम सांस तक मेरे तालाब की सुरक्षा करेगी। इस खुशी के मौके पर मैंने एक शानदार दावत की घोषणा की। एरियल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तालाब के सबसे बेहतरीन जीव चुनकर लाए। आदेश मिलते ही उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज और गंभीरता छा गई। वो बिना डरे तालाब के किनारे खड़ी हुई और फिर शुरू हुआ पानी के भीतर एक रहस्यमयी हलचल का दौर। कुछ ही मिनटों में एरियल ने अपनी अद्भुत कला से तालाब के 3 ऐसे विशाल और विचित्र जीवों को किनारे पर ला पटका जिन्हें देख कोई भी साधारण इंसान डर जाए। उनमें से एक जीव हजारों छोटी छोटी आंखों से ढका हुआ था जो लगातार इधर उधर देख रही थी। दूसरा एक भीमकाय ऑक्टोपस था जिसके टेंटिकल्स में चील जैसे नाखून थे। और तीसरा एक ऐसी मछली थी जिसके सिर पर प्राकृतिक रूप से एक लालटेन जल रही थी। भले ही वे देखने में डरावने थे, लेकिन उनका मांस बहुत कीमती और स्वादिष्ट होने वाला था। मैंने उस लालटेन वाली मछली को चुना और अपनी पाक कला का जादू दिखाना शुरू किया। मैंने बहुत ही बारीकी से उसके पीस काटे, उन्हें चावल के आटे में लपेटा और खौलते तेल में सुनहरा होने तक तला। फिर टमाटर, चीनी और सिरके के मेल से एक अद्भुत खट्टा मीठा सॉस तैयार कर उस पर डाल दिया। उस व्यंजन की खुशबू ने पूरे फार्म को अपनी चपेट में ले लिया। मैंने मेज पर सारा खाना सजाया और एरियल के सामने चावल का एक बड़ा कटोरा रखा। उसने उस मछली को कुछ पल बड़े भावुक होकर देखा, मानो वो अपनी पुरानी दुनिया को विदा कह रही हो। फिर अपनी आंखें मूंदकर पहला निवाला लिया। अगले पल वो और लिटिल ब्लैक एक दूसरे से होड़ करते हुए खाने लगे। 10 मिनट बीतते बीतते वहां केवल साफ की हुई हड्डियां बची थीं। एरियल का पेट अब पूरी तरह भर चुका था और उसके चेहरे पर लगे सॉस के निशान उसकी संतुष्टि की गवाही दे रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उसे हिदायत दी कि अब से तालाब का पूरा प्रबंधन उसे ही देखना है। बस अगली बार शिकार करते समय ऐसी चीजें लाए जो दिखने में थोड़ी कम डरावनी हो। उसने पूरी निष्ठा के साथ अपना सिर झुकाया और जी मालिक कहकर अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार की।
रात का सन्नाटा अभी गहरा ही हुआ था कि लिटिल ब्लैक के गुस्से भरे शोर ने मुझे बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वहां बाड़ के पास मैंने देखा कि 3 अजनबी लोग, जो शायद उन घोड़ों के असली मालिक या योद्धा थे, घुटनों के बल बैठकर कांप रहे थे। उनकी आंखों में मेरे और एरियल के प्रति एक ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। फार्म की ये नई शुरुआत अब वाकई दिलचस्प होने वाली थी। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही साहसी यात्री थे जिन्होंने पिछली बार मेरे खेत के बिजुका स्कैरक्रो को ठीक करने में मेरी मदद की थी। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आगे बढ़कर कैप्टन को खड़ा किया और उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उनकी आंखों में साफ खौफ था, मानो उन्होंने कोई भयानक राक्षस देख लिया हो। मुझे लगा शायद वे फिर से जंगल में रास्ता भटक गए थे या किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया था। थोड़ी देर तो कैप्टन हकलाते रहे, फिर अचानक बोले कि वे यहाँ किसी मुसीबत में नहीं पड़े, बल्कि खास तौर पर मेरे फार्म से कुछ सामान खरीदने आए हैं। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे फार्म का पहला असली ग्राहक। मैंने उसी दोपहर खेत से ताजे आलू खोदे थे और उन्हें पास ही एक जूट की बोरी में भर कर रखा था। मैंने उत्साह के साथ बोरी का मुंह खोला और उन्हें दिखाया। वे बड़े, मजबूत और पूरी तरह प्राकृतिक आलू थे, जिन्हें पकाने के लिए किसी विशेष उपचार की जरूरत नहीं थी। चाहे आप उन्हें भाप में पकाएं, आग पर भूनें या फिर बारीक काट कर तलें, ये हर तरह से बेमिसाल और पेट भरने वाले थे। लेकिन वे तीनों उन आलूओं को ऐसे फटी आंखों से देख रहे थे मानो मैंने उन्हें कोई असंभव या जादुई चीज दिखा दी हो। कैप्टन ने एक आलू को अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कीमती हीरा हो और उनकी आवाज जैसे उनके गले में ही अटक गई। मुझे लगा शायद वे आलू पर लगी मिट्टी को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, घर जाकर एक बार धोने से ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। चूंकि वे मेरे पुराने परिचित थे, मैंने उन्हें एक वाजिब कीमत बताने का फैसला किया। मुझे इस दुनिया में अनाज की सही कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने वही मांगा जो मुझे सही लगा, एक पूरी बोरी आलू के बदले 10 सोने के सिक्के। ये कहते ही कैप्टन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मुझे लगा शायद मैंने ज्यादा पैसे मांग लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ईमानदारी भरी कीमत थी। परंतु बार्टन मेरी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपना पूरा धन का थैला जमीन पर खाली कर दिया। मेरी आंखों के सामने 15,000 सोने के सिक्के, दर्जनों चमकते हुए जादुई क्रिस्टल और वो कीमती थैला तक बिखरा पड़ा था। वे आलू उनके लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं थे और वे अपनी सारी जमा पूंजी उन आलूओं के बदले लुटाने को तैयार थे। ये देखना वाकई दिलचस्प था कि मेरे साधारण से लगने वाले आलू इस दुनिया के लोगों के लिए कितने अनमोल और जादुई थे। वो व्यक्ति अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मैं किसी भी तरह इस भेंट को स्वीकार कर लूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और कृतज्ञता थी। उसने कांपते हुए हाथों से इशारा किया कि उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो सब उसने इस छोटी सी थैली में भर दी है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बैग साधारण आलू के बदले इतना कुछ। मुझे लगा कि ये लेन देन बहुत ही गलत और अनुचित है, इसलिए मैंने तुरंत वे पैसे उसे वापस लौटाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर मैं मना कर देता तो शायद वो सदमे में खुद को नुकसान पहुंचा सकता था। अंततः उसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी और मैंने वो थैली रख ली। पर मेरा मन अब भी बेचैन था। एक किसान होने के नाते मुझे लगा कि एक बोरी आलू के बदले इतने सारे सोने के सिक्के लेना न्यायसंगत नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए मैं फुर्ती से अपने बगीचे की ओर भागा। वहां क्यारियां ताजी हरी प्याज से लदी हुई थीं। मैंने जल्दी जल्दी ढेर सारी हरी प्याज तोड़ी और उनके गुच्छे बनाकर उस व्यक्ति के पास वापस आया ताकि उसे उपहार स्वरूप दे सकूं। मैंने उसे समझाया कि जब वो घर जाकर आलू की सब्जी बनाए तो इन प्याजों को बारीक काटकर ऊपर से डाल दे, इससे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। उसने उन हरी प्याजों को अपने दोनों हाथों में इस तरह थामा जैसे वो कोई साधारण सब्जी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कीमती और पवित्र वस्तु हो। इसके बाद उन तीनों ने एक साथ झुककर मुझे गहरा सम्मान दिया। उन्होंने आपस में उस बैग को मजबूती से पकड़ा और पलक झपकते ही जंगल के घने रास्तों में गायब हो गए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वे इंसान थे या कुछ और। मैंने अपने घर का दरवाजा बंद किया और आंगन में बिखरे हुए उस सुनहरे खजाने को निहारा। एक साधारण थैला आलू के बदले पूरे 15,000 सोने के सिक्के। मुझे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में खेती करना वास्तव में किसी भी दूसरे काम से कहीं ज्यादा फायदेमंद और जादुई साबित हो रहा था।
अभी मैं इन सिक्कों को देख ही रहा था कि एरियल बाहर तालाब से मछलियों को दाना खिलाकर लौटी। उसने जमीन पर चमकते हुए पत्थरों के ढेर को देखा और बड़ी मासूमियत से कहा कि अगर ये कूड़ा यहाँ पड़ा रहा तो वो इन्हें उठाकर मछली के तालाब में फेंक देगी, क्योंकि उसे लगा कि ये बस रंगीन पत्थर हैं। मैं घबरा गया और उसे तुरंत रोकते हुए समझाया कि ये मामूली पत्थर नहीं बल्कि इस दुनिया की असली दौलत है। फिर मैंने उसे प्यार से डांट कर बर्तन धोने के काम पर वापस भेज दिया। रात भर मैं अपनी अगली योजना के बारे में सोचता रहा। सिस्टम ने पहले ही मेरे लिए एक नया क्षेत्र अनलॉक कर दिया था और मुझे एक मुर्गी घर चिकन कूप बनाने का विस्तृत नक्शा भी प्रदान किया था। मुझे लगा कि सिर्फ मछली और बगीचे की सब्जियां खाकर शरीर को पूरी ताकत नहीं मिल सकती। प्रोटीन और वैरायटी के लिए अंडे और मांस की जरूरत थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगली सुबह मैं जंगल की गहराइयों में जाऊंगा और कुछ जंगली मुर्गियां पकड़ने का प्रयास करूंगा ताकि घर पर ही अंडों का उत्पादन शुरू हो सके। अगले दिन सूरज निकलते ही मैंने नाश्ता किया। मैंने एरियल और अपने वफादार साथी लिटिल ब्लैक को घर और खेत की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी और खुद अपने मिशन पर निकल पड़ा। मेरी झोली में सब्जियां और चावल तो पर्याप्त थे, पर अब लक्ष्य कुछ बड़ा था। मैंने अपना पुराना मजबूत जाल उठाया और ब्लैक फॉरेस्ट के उस हिस्से की ओर चल दिया जहां अब तक कोई नहीं गया था। करीब 2-3 घंटे के कठिन सफर और झाड़ियों को पार करने के बाद मैं एक बहुत ही ऊंची और हवादार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां का वातावरण एकदम अलग था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और मुर्गियों के पनपने के लिए वो जगह सबसे उत्तम लग रही थी। जैसे जैसे मैं पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा, मुझे कुछ अजीब आहटें सुनाई दी। मैंने झाड़ियों को सावधानी से हटाया और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां एक विशाल चट्टान के ऊपर हड्डियों और टहनियों से बना एक दैत्याकार घोंसला था। उस घोंसले के भीतर जो जीव बैठा था वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका विशाल शरीर एक ताकतवर शेर जैसा था, सिर एक शिकारी बाज जैसा और उसके 4 विशाल पंख धूप में चमक रहे थे। वो देखने में किसी विशाल हाथी से भी बड़ा लग रहा था। घोंसले के बीचों बीच कई बड़े आकार के सुनहरे अंडे रखे हुए थे। उन अंडों का आकार देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि एक अंडा ही मेरे 3 समय के भोजन के लिए काफी होगा। मैं खुशी खुशी उन्हें उठाने की योजना बनाने लगा, लेकिन मेरी मौजूदगी का एहसास उस विशाल जीव को हो गया। उस अग्रिफिन किंग ने एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख मारी कि पूरी पहाड़ी कांप उठी। उसने अपनी तीखी नजरें मुझ पर गड़ाई और एक विशाल पत्थर की तरह सीधे मेरी ओर झपट्टा मारा। हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि खड़ा रहना मुश्किल था, लेकिन मैं डरा नहीं। वो ग्रिफिन किसी टूटते हुए तारे की तरह आसमान से नीचे आ रहा था और उसके पंखों की फड़फड़ाहट से एक भयानक धूल भरा बवंडर पैदा हो गया था। मैंने अपनी नाक ढकी और अपने जाल को मजबूती से पकड़कर सही पल का इंतजार किया। जैसे ही वो मेरे हमले के दायरे में आया, मैंने पूरी ताकत से अपना जादुई जाल उसकी ओर उछाल दिया। जाल हवा में फैल गया और उस विशाल शिकारी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो बेबस होकर जमीन पर आ गिरा। वो जीव जब ऊंची चट्टान से नीचे गिरा तो उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। झाड़ियों में उसके गिरने से उड़ी धूल और सूखी पत्तियों के बीच वो अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था। मैंने जब पास जाकर देखा तो उसकी सुनहरी आंखें गुस्से और डर से चमक रही थीं। उसकी मांसपेशियों की कड़वाहट और उसके पंखों की मजबूती देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि कुदरत का एक अनमोल और शक्तिशाली नमूना है। मुझे अपने नए बनाए गए मुर्गी घर के लिए ऐसे ही मजबूत जीवों की तलाश थी। हालांकि उसे वश में करना आसान नहीं था, लेकिन मेरी योजना के लिए वो एकदम सटीक था। जब मैंने उस सीधी खड़ी चट्टान की ओर देखा तो सूर्यास्त की लालिमा उसकी दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी भयानक लग रही थी। ऊपर चढ़ना जोखिम भरा था, लेकिन मेरे इरादे पक्के थे। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से टकरा रही थीं और नीचे की खाई गहरी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। घोंसले में मौजूद वे 3 मादा ग्रिफिन किसी प्राचीन रक्षक की तरह अपने अंडों को घेरे हुए थीं। उन अंडों की चमक चांदनी जैसी थी, जो अंधेरे में भी हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। मैंने बहुत ही कोमलता से उन्हें अपने थैले में भरा, क्योंकि मैं जानता था कि इन्हीं अंडों से मेरे भविष्य के सबसे शक्तिशाली रक्षक और संसाधन पैदा होंगे। जब मैं उन्हें लेकर अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ तो वहां का माहौल ही बदल गया। एरियल, जो हमेशा शांत रहती थी, मुझे इस हालत में देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उसके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। वो शायद सोच रही थी कि मैं किन मुसीबतों को घर ले आया हूं, लेकिन लिटिल ब्लैक के लिए ये सब एक खेल जैसा था। वो छोटा सा ड्रैगन अपनी शान में चलता हुआ आया और उसने ग्रिफिन राजा को उसकी औकात याद दिला दी।
उस पल मुझे एहसास हुआ कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अनुशासन और सही नेतृत्व के बिना वो व्यर्थ है। मैंने लिटिल ब्लैक को बड़े प्यार से समझाया कि ये हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि अब हमारे परिवार का हिस्सा है। दोपहर की कड़ी धूप में जब मैं और एरियल मुर्गी घर का निर्माण कर रहे थे, तो हमारे बीच एक अनकही समझ साफ दिख रही थी। सिस्टम द्वारा दिए गए वे जादुई क्रिस्टल जब धातु के पाइपों में फिट किए गए, तो पूरा ढांचा एक नीली रोशनी से जगमगा उठा। ये केवल लकड़ी का एक कमरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सुरक्षित जगह थी जहां जादुई ऊर्जा का वास था। एरियल ने बड़े ही जतन से घोंसलों में नरम घास बिछाई, ताकि उन विशाल पक्षियों को अपने पुराने घर की कमी महसूस न हो। हम दोनों थके हुए थे, लेकिन हमारी आंखों में एक संतोष था कि हम कुछ बड़ा और अलग कर रहे हैं। रात होते होते जब ग्रिफिन राजा ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहा, तो वो खुद ही चकित रह गया। उस मुर्गी घर की दीवारों में छिपी शांति ने उसकी क्रोध की अग्नि को बुझा दिया था। वह राजा जो कभी बादलों में गर्जना करता था, अब एक साधारण पालतू पक्षी की तरह व्यवहार करने पर मजबूर था। जब लिटिल ब्लैक ने उसे दोबारा अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो ग्रिफिन राजा ने आखिरकार समर्पण कर दिया। उसने अपनी चोंच झुका ली और उन अंडों की देखभाल की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अंत में जब मैंने उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया, तो वो दृश्य देखने लायक था। वो गाढ़ा पेस्ट, जिसे मैंने कई प्राकृतिक चीजों को मिलाकर बनाया था, उनके शरीर में नई स्फूर्ति भरने वाला था। शुरू में उनके अहंकार ने उन्हें खाने से रोका, लेकिन भूख और उस भोजन की सुगंध के आगे उनकी एक न चली। जैसे ही पहली मादा ने उसे चखा, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये देखकर ग्रिफिन राजा का सारा राजसी गर्व हवा हो गया और वो भी बच्चों की तरह उस भोजन पर टूट पड़ा। उस चांदनी रात में आग के पास बैठकर मैंने महसूस किया कि प्रकृति के सबसे हिंसक जीवों को भी प्रेम, भोजन और सही दिशा से अपना बनाया जा सकता है। अब मुझे यकीन था कि कल की सुबह मेरे लिए केवल ताजे अंडे ही नहीं, बल्कि एक नई शक्ति की शुरुआत भी लेकर आएगी। खाना खाने के बाद ग्रिफिन राजा बड़े ही राजसी अंदाज में अपने घोंसले की ओर वापस लौट गया। उसने बहुत ही सावधानी से अंडे को अपने नीचे दबाया और अपने विशाल पंखों की मदद से उसके चारों ओर घास को करीने से सजाया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को लोरी गाकर सुला रहा हो। उसकी आंखों में अब वो पहले जैसा गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और अपनापन था। मैंने जब उसे इतनी तन्मयता से काम करते देखा, तो संतोष के साथ अपना सिर हिला दिया। फॉर्म पर यह हमारा पहला ही दिन था और सब कुछ इतनी जल्दी और अच्छी तरह से व्यवस्थित हो रहा था। ये देखकर मेरा मन खुश हो गया। अब मुझे पूरा यकीन था कि कल सुबह तक हमारे पास ताजे अंडे होंगे और मेरा खेती का ये सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने खेतों को छुआ, मैं टोकरी लेकर सबसे पहले मुर्गी घर की ओर भागा। जब मैंने दरवाजा खोला, तो देखा कि ग्रिफिन पहले से ही जाग चुके थे। वे बहुत ही उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ मेरी ओर देख रहे थे। ग्रिफिन राजा अपनी जगह से मुश्किल से ही हिला। वो अपने अंडों पर इस तरह अकड़ कर बैठा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं दोपहर के भोजन में चिकन स्टू न बना लूं। लेकिन घोंसले में एक बहुत ही अच्छी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। वहां 3 बिल्कुल नए और चमकदार अंडे पड़े थे, जो कल वाले अंडों से भी आकार में बड़े थे। उनके नीले खोल पर बनी छोटी छोटी लहरदार आकृतियां किसी कलाकार की पेंटिंग जैसी लग रही थी। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मादा ग्रिफिनों ने बड़ी ही समझदारी से उन अंडों को धीरे से मेरी ओर धकेल दिया। मैंने प्यार से उनके सिर थपथपाए, अंडे इकट्ठे किए और ग्रिफिन राजा को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए रसोई की ओर चल पड़ा। रसोई में एरियल पहले से ही काम में जुटी थी। उसने हरे प्याज काट कर तैयार रखे थे। मैंने एक नया अंडा लिया और उसे चूल्हे के किनारे पर धीरे से ठोक कर फोड़ा, लेकिन जैसे ही अंडा फूटा, उसमें से एक छोटा सा बवंडर निकला और रसोई के सारे बर्तन हवा में उड़ने लगे। यह नजारा देखकर एरियल की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तुरंत अपना हाथ दरार पर रखा और उस जादुई हवा को वापस अंदर धकेला। फिर उसे एक कटोरे में सही तरीके से फोड़ा। अंडे की सफेदी गाढ़ी और हल्की हरी थी, जिसमें अभी भी छोटे छोटे बवंडर घूम रहे थे। मैंने चॉपस्टिक्स की मदद से उसे तब तक फेंटा जब तक कि सब कुछ शांत न हो गया। फिर मैंने आटा गूंथा, उसमें अंडे का मिश्रण और कटे हुए हरे प्याज मिलाए और उसे तेल लगे हुए पैन पर पकने के लिए छोड़ दिया।
उस पैनकेक की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उसने पूरे फॉर्म को अपनी महक से भर दिया। जब मैंने उसे 3 टुकड़ों में काटा तो वो बाहर से बहुत ही कुरकुरा और अंदर से नरम और रसदार था। उसे खाते ही ऐसा महसूस होता था जैसे आपकी जुबान पर ऊर्जा का कोई छोटा सा धमाका हुआ हो। एरियल ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे वो खुशी के मारे जमीन से ऊपर उड़ने वाली हो। लिटिल ब्लैक छोटे ड्रैगन ने भी अपना टुकड़ा खाया और उसके बाद उसने एक डकार ली जिसमें से निकला छोटा सा बवंडर आंगन में रखे एक पत्थर को बीच से काट गया। ये वास्तव में एक शानदार नाश्ता था। इसके बाद मैंने एरियल को दड़बे की सफाई करने और पानी भरने के काम पर लगाया। लिटिल ब्लैक को तमीज से रहने की हिदायत दी और अपने दिन के बाकी कामों की योजना बनाने लगा। जब मैं सुबह मुर्गियों को देखने बाहर आया तो वे सभी बहुत ही शांत और अनुशासित थे। ग्रिफिन राजा और उसकी तीनों रानियां ताजी हवा में घास पर टहल रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कीड़ों की तलाश में जमीन खोदना शुरू कर दिया। एरियल ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपनी झाड़ू तान कर राजा को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने घास खराब की तो वो उन सब का स्टू बना देगी। ग्रिफिन राजा बेचारा डर के मारे अपनी चोंच झुकाकर चुपचाप उन गड्ढों को भरने लगा। तभी मैंने एरियल को बताया कि मुझे बाड़ के बाहर से कुछ सीटी जैसी आवाजें सुनाई दी हैं। एरियल ने जांच करने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। शायद वो पेड़ों के बीच घूमने वाला कोई हवा का जीव होगा। मैंने ये भी गौर किया कि ग्रिफिन राजा के पंख पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत था। उनकी सेहत को देखते हुए मैंने उन्हें आज थोड़ा और बेहतर खाना देने का फैसला किया, जिसमें ड्रैगन टूथ राइस और टमाटर के छिलकों का मिश्रण था।